मेरे पैसे हैं, मेरी मर्जी है, मेरी इनकम है, मैं दूं या नहीं दूं। और अगर मैं नहीं दे रहा या मैं दे रहा हूं तो मुझे क्या फायदा हो रहा है? मैं तो नहीं दूं, मैं सारे काम कैश पे भी कर सकता हूँ। इस सवाल का जवाब तो हुकूमत वक्ती दे सकती है, लेकिन मैं आपको कानून बता। $4 का किसी ने पाकिस्तान में खोल दिया, $17 का नाम, ऐसे ही है, ऐसे ही था। ऐसे ही तो है। उन्होंने शायद उनको नोटिस भी भेजा था या कुछ ऐसा हुआ था। उन्होंने नोटिस भेजा, $17 वालों ने उनको डिफेंड किया और $17 जीत गया। मेरी फाइलिंग हुई हुई है, मैंने सारा टैक्स भरा हुआ है, फिर भी नोटिस आ जाता है। ये क्या मसला है? ऑनलाइन नोटिस सर्व हो गया, इसका मतलब आपको नोटिस मिल गया। ठीक है, आप कभी भी एफबीआर में एनरोल नहीं हुए, कभी भी ना करें, लेकिन आपने पैसे बैंक में रखे हुए सेविंग अकाउंट, बैंक आपका टैक्स काट के जमा करा, एफबीआर फोर्सफुली आपका एनटीएन बनाएगा और उसके ऊपर नोटिस कर देगा। आपके टैक्स के मामला आते हैं, आपने अपना कोई घर खरीदा हुआ है, कोई प्रॉपर्टी है और उसको आप डिक्लेयर करना चाह रहे हो, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा सर, एक और बात, अगर मैं कोई काम गलत करूंगा साहब से तो नहीं कटवाएंगे? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट जिमी और आज की जो पॉडकास्ट है ये बहुत ही खास है हर उस इंसान के लिए जिसका ताल्लुक या तो किसी ऑफिस से है, सैलरी पर्सन है, चाहे उसका बिजनेस है, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे वो पाकिस्तान के बाहर है। लेकिन अगर आपके किसी भी तरह के कोई इस तरह के लीगल मामलात हैं या लीगल मामला की ज़रूरत पड़ेगी या पड़ती रहती है, वो तो हर इंसान का मामला ही होता है कि आजकल का जो दौर है उसमें ये सारे काम हमें करने ही पड़ते हैं। तो ये पॉडकास्ट आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, बहुत काम की होने वाली है। हमें बहुत सारी मालूमात मिलने वाली है कि ये जो सिस्टम है पूरा टैक्सेशन का और ये जो सारे लीगल मैटर्स होते हैं जो कि बिजनेस और जॉब के सारे मामले से जो जुड़े होते हैं, वो किस तरीके जो ये सिस्टम काम करता है। और हमारे साथ आज के जो गेस्ट हैं वो बहुत ही खास हैं। अहमद हसन साहब कैडरे मैनेजमेंट के ये फाउंडर हैं, जिन्होंने बहुत ही कम अरसे में इस इंडस्ट्री में जो है वो अपना नाम बनाया है। इस फील्ड के अंदर टैक्सेशन और लीगल कंसल्टेंसी में इन्होंने जो है अपने बड़े अच्छे अंदाज से जो है वो काम किया है। तो आज इनसे जानेंगे कि भाई ये जो टैक्सेशन के जो मामलात होते हैं ये किस तरीके से काम कर रहे हैं और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर किस तरीके से ये मामलात रन कर रहे हैं, क्योंकि आजकल हम बड़ा सुन रहे हैं कि टैक्स ये, टैक्स वो, फलान, इस पे टैक्स, उस पे टैक्स। तो भाई इसका फ़ायदा क्या है, इसके नुकसान क्या है, किस तरीके से काम करते हैं। तो अहमद हसन साहब हमारे साथ मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और आज मुझे पूरी उम्मीद है कि जो है ना आप कुछ ऐसी बातें करने वाले जो अब तक जो है लोगों ने नहीं सुनी होंगी इन मामलात के अंदर, या इतने डिटेल में नहीं मिली होगी किसी को। कोशिश करेंगे। मेरा सर पहला सवाल आपसे ये होगा, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। पहला सवाल ये है कि मुझे बताएं, एज आ पाकिस्तानी या एज आ किसी भी मुल्क का मैं सिटीज़न हूँ या किसी भी मुल्क के अंदर रहता हूँ, मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, मेरे पैसे हैं, मेरी मर्जी है, मेरी इनकम है, मैं दूं या नहीं दूं। और अगर मैं नहीं दे रहा या मैं दे रहा हूं तो मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है? मैं तो नहीं दूं, मैं सारे काम कैश पे भी कर सकता हूँ। तो मुझे टैक्स देने का फ़ायदा क्या है? ना तो इस मुल्क के अंदर सड़कें, ना पानी आ रहा है, ना बिजली आ रहा है, तो मैं क्यों टैक्स के पैसे दे के अपने पैसे ज़ाया करूँ? मेरा तो ये ख्याल है। बिल्कुल सही ख्याल है, और इस सवाल का जवाब तो हुकूमत वक्ती दे सकती है, लेकिन मैं आपको कानून बता सकता हूँ। ठीक है, बताएं बताएं। लेकिन मैं तो कानून की चीज़ हाँ, मैं तो एक वो बंदा हूँ जो आपको कानून पढ़ के सुना। अच्छा, जो जिन्हें आपने बात करी ना, मैं कैश पे भी काम कर सकता हूँ, भाई मैं टैक्स क्यों दूँ, मैं किस लिए टैक्स दूँ, ये माइंडसेट 78 सालों में इतना स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो चुका है, जिसकी वजह से इस वाले बजट में एफबीआर ने इतने जो है वो एग्रेसिव काउंटर मेजर्स लिए थे। आपने देखा होगा कि भाई 2 लाख रुपए से ज़्यादा की कैश ट्रांजैक्शन के ऊपर भी वो बिल्कुल ऐसा सारे लॉज आए थे, बिल्कुल, जिसके ऊपर बिजनेसमैन ने स्ट्राइक करी थी। तो ये रिवर्सल हुए, कुछ सारी हर चीज़ें। देखें, रोड्स बनना ना बनना ये तो एक मेरा डोमेन नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप टैक्स क्यों दें। सबसे पहले, अगर कोई आजकल बाहर जाने का रुझान बहुत ज़्यादा हुआ है, ये हर कोई बाहर जाना चाहता है, पाकिस्तान से जिंदाबाद, बिल्कुल जैसे एक नारा है। तो देखें, पाकिस्तान से अगर आप बाहर जा रहे हैं ना, तो बाहर की जो एम्बेसीज होती हैं, दे आर सो स्मार्ट। वो देख रही हैं कि भाई ये बंदा कोई भूखा नंगा तो हमारे पास नहीं हो रहा, पहले मांग। एग्जैक्टली, सबसे पहले मांग। एग्जैक्टली, लोग जो है वो उधार ले लेके स्टेटमेंट्स में पैसा डलवा रहे हैं, बैंक में पैसा डलवा रहे हैं, हमारा स्टेटमेंट बन जाए। स्टेटमेंट के ऊपर वीजे लग रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने अब बोला कि भाई अपना रिटर्न भी लेकर आओ, ये जरा जितने पैसे हैं ये इनकम भी है तुम्हारे। यानी पहले से शो करा रहे थे, अब ये दिखा रहे हैं कि अगर आपके पास इनकम है तो उस पर आप कितना टैक्स, कितने अच्छे शहरी हैं। एग्जैक्टली, तब नंबर 1 चीज तो ये हो, ठीक है। नंबर 2, अगर आप बाहर नहीं जा रहे, पाकिस्तान से नहीं भागना चाहते, ठीक है, पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, ठीक, एक कॉमन सी मैं आपसे बात करता हूँ। भाई आप 20-25 लाख रुपए की गाड़ी ही खरीदने जाते हैं, ऐसे ही भैया टैक्स तो उसके ऊपर भी देना है ना।
देना है। सही है। अब जब तक आप ये डिक्लेयर करके ये नहीं बताएंगे भाई मेरे पास ये पैसे हैं, आप फाइलिंग नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक वो टैक्स आधा नहीं होगा आपका, आपसे डबल टैक्स ले लेंगे। तो ये फायदे तो बैंक दे, वो आपको हुकूमत वक्त दे रही है ना। अगर बैंक में भी आप पैसे रख रहे हैं तो फाइलिंग का जो है वो टैक्स आधा ही कट रहा है। मतलब आप सिंपल अल्फाजों में जो मैं समझाऊँ, जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, तो अगर मैं फाइलर हूँ तो मुझ पे वो चीज़ें जो है टैक्स जो है कम लग रहे हैं, लेकिन अगर मैं नॉन फाइलर हूँ तो मुझसे ज़्यादा इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, क्योंकि आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करने का जब आप जिक्र करते हैं तो ये चला जाता है, लोग अक्सर पे सवाल करते हैं। अब मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, अभी क्योंकि टैक्स फाइलिंग चल रही है तो मेरे पास पूरे एक बंदे की इम्तियाज की रसीदें आ, ठीक है यार, ये मैंने, और पेट्रोल पंप की रसीदें आ गई, और जनाब रेस्टोरेंट में उसने खाने खाए तो उसकी, मैंने कहा ये क्या है, कह रहे ये मैंने सारा टैक्स दिया, ये एडजस्ट करो। तो बेचारे हमारे लोग बड़े मासूम होते। देखिए दो तरीके के टैक्सेस होते हैं, सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स होता है और इनकम टैक्स डायरेक्ट होता है। जो आपके नाम पे जा रहा हो, सिम पे, बैंक से, गाड़ी से, ये इनकम टैक्स होता है, ये आपके नाम पे जाता है, ये एडजस्टेबल होता है। सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स होता है, वो स्टेट का पैसा होता है, वो एडजस्टेबल नहीं। तो प्लीज, क्योंकि आज ये पॉडकास्ट करेंगे तब सवाल आएंगे यार ये क्या बात। नहीं, हमें तो देखा बस ये सुनना था कि फायदा क्या होता है। चले थोड़ा फायदा अभी आपने बताया, थोड़ा मैं भी और आपसे पूछता हूँ, नुकसान भी आपसे पूछूंगा। अच्छा मुझे बताइए, जो ट्रेडमार्क होता है इसका थोड़ा सा प्रोसेस मुझे समझाएंगे। व्यूअर्स के लिए ट्रेडमार्क हम बड़ा सुनते हैं। ये देखें जी, मैं आपको बताऊं, ये एक बिजनेसमैन के लिए इतना इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो कि बिजनेसमैन निगलेक्ट, ठीक है। अच्छी सी दुकान बनाएंगे, अच्छा सा ऑफिस कराएंगे, करोड़ों लाखों रुपया खर्च कर देंगे जो है वो इंटीरियर को, ठीक है, सैलरीज देंगे, बिजनेस डेवलप हो जाएगा, सब हो जाएगा, लेकिन ट्रेडमार्क नहीं कराते। लेकिन ट्रेडमार्क का आसान अल्फाज में आपको बताऊं कि जो आपका नाम है, ठीक है, वो कोई उस नाम से कोई और काम ना कर पाए। अब जैसे जिम्मी है, आपने इतनी मेहनत करके जो है वो जिम्मी पैड्स बनाया, ठीक है, आपको कैसा लगेगा, अहमद हसन आपको नोटिस भेजा है भाई ये जिम्मी पैड्स तो मेरा नाम है। ट्रेडमार्क मतलब एक फार्मूला है, आप अपना जो है वो एक नाम रजिस्टर कराएं और फिर किसी ने भी अगर आपके नाम से कुछ भी खोला हुआ है आप उसको उठवा सकते, ऐसा है? तो बिल्कुल, देखिए उठवा नहीं सकते, ठीक है, लेकिन आप उसको लीगल नोटिस भेज सकते हैं कि भाई ये नाम मेरा है, इस नाम को यूज ना करो। मुझे आपने लीगल नोटिस भेजा, मैंने फाड़ के फेंक दिया रद्दी के अंदर, अब क्या होगा? सर आपके खिलाफ FIR हो जाएगी। ये काम की बात बताए ना आप, ठीक है, क्या आप एफआईआर करवा सकते हैं, कानूनी कार्रवाई पूरी तरीके से कर सकते हैं। नोटिस तो हमारे यहाँ पे तो आए दिन किसी न किसी के आते रहते हैं, हमारे लोगों ने वो नोटिस देखना ही गली मोहल्लों से इतने आते रहते हैं, वो उसको सीरियस नहीं रहते। अच्छा एक और भी मैं बता दूं, ट्रेडमार्क में एक चीज होती है कॉपीराइट। अगर आपने कॉपीराइट भी कराना है, कॉपीराइट करा दिया आपने, हाँ। तो आपको हाई कोर्ट जाके नोटिस भिजवाने की भी जरूरत नहीं है, आप इलाकाई थाने में जाएं और डायरेक्ट FIR लो। अच्छा, वो इतनी पावरफुल। ट्रेडमार्क और कॉपीराइट जो है इनमें डिफरेंस? ट्रेडमार्क आपके नाम का होता है, जमीन, हाँ, JIMMY, ये ट्रेडमार्क हो जाएगा, ये सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट है, ये ट्रेडमार्क। ठीक। अब आपने लोगो बनाया हुआ है कि भाई कोई बर्ड है, उसका कलर थीम है, ठीक है, वो कॉपीराइट। ओके। ये इसमें मेजर फर्क है, ठीक है। अच्छा ट्रेडमार्क लोग नहीं कराते, हम ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंस के ऊपर बात कर लेते हैं। लोग समझते हैं कि शायद कोई बड़ी कॉर्पोरेट होगी तो ही ट्रेडमार्क कराएं, भाई मैं तो छोटा सा बिजनेस कर रहा हूँ। मैं आपको छोटे छोटे बिजनेसेस की मिसाल को दे, आप जानवरों का काम करते हैं, कैफे पे आ जाते होंगे चारा लेने, ठीक है, सामने चाय भी पीते होंगे, बिल्कुल। पीते हैं ना। दो होटल बने हुए, कैफे प्याला, कैफे सुपर प्याला, अच्छा, दोनों भाइयों के। नहीं तो ये तो यहाँ पे फूड चेन के अंदर भी है, कोई फूड चेन के नाम के आगे क्या आप जैसे हॉट एंड रोल की एग्जांपल है, हॉट एंड रोल देखें जगह जगह क्या ओनर्स अलग अलग है, उन्होंने एक एक अल्फाबेट चेंज कर दिया, हॉट एंड रोल सेम है, उसके आगे और पीछे कुछ और लगा दिए। यही है, इसके आए दिन लिटिगेशन चल रहे हैं, केसेस चल रहे हैं। अच्छा, हाँ, अब जैसे रेड एप्पल है वो ट्रेडमार्क है, होटल स्पाइसी है ट्रेडमार्क है, वो फ्रेंचाइज देते हैं, ठीक है। बताने का मकसद ये है कि ट्रेडमार्क कराने के लिए आपको बहुत बड़ा होना जरूरी नहीं है, ये एक बेसिक नीड है आपकी बिजनेस की। लोग इसको बोलते हैं यार ये क्या रजिस्ट्रेशन बेकार की, इतनी मेहनत करनी, 25 साल हो गए, उसके बाद नाम कोई और ले जाता है। मीरठ का बाबा असल एमेजिना रोड पे हम घर, हमारे हमने तो एक तो और जगहों पे भी खुले हुए, और दूसरी एक और चीज़ मुझे याद आई कि ये इंटरनेशनल एक ब्रांड के साथ हुआ था, स्टारबक्स। अभी रिसेंट केस है, स्टारबक्स का किसी ने पाकिस्तान में खोल दिया स्टारबक्स के नाम, ऐसे ही है, ऐसे ही था। ऐसे ही है। तो उन्होंने शायद उनको नोटिस भी भेजा था या
उन्होंने नोटिस भेजा, स्टारबक्स वालों ने उनको डिफेंड किया और स्टारबक्स जीत गया। तो ये क्या फायदा हुआ ट्रेडमार्क और कॉपीराइट का मुझे? सर देखें, स्टारबक्स वालों ने नोटिस गलत किया ना, क्यों? अब आप पूछे असल क्या हुआ, स्टारबक्स वालों ने एक सबसे बड़ा डिस्क्लेमर लगाया हुआ था, भाई हमारा स्टारबक्स से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है। इसके ऊपर मैंने यूट्यूब वीडियो भी बनाई थी पूरी। ये सबसे पहले उन्होंने लगाया हुआ है, हमारा तो स्टारबक्स से कोई ताल्लुक ही नहीं। दूसरा, उन्होंने अपना डिफेंड ये किया स्टारबक्स वालों ने कि जो उनका लोगो था उसके अंदर बंदा था और वो डंडा पकड़ा हुआ। उन्होंने बोला भाई ये तो हमारा कल्चर है। ये मैंने एमएस साहब इसलिए ये कि मैंने इसलिए मुझे बताएं कि कोई बंदा आपकी कंपनी कैरियर मैनेजमेंट से ये करवाता है पीरियड भी, और अल्लाह ना करे उसके साथ यही वाला मामला हो जाता है स्टारबक्स और स्टारबक्स। सही तो आप जैसे बता रहे हैं कि उन्होंने उनको नोटिस गलत भेजा था, तो उस वक्त आपकी जो फर्म है क्या ये आपके अपने क्लाइंट को हेल्प आउट करती है कि इस तरीके से आप नोटिस भेजें या इस तरह की कुछ है? आप सर सिर्फ काम होने के बाद आप छोड़ देते हैं? नहीं, हम अपने क्लाइंट के साथ आखिरी दम तक खड़े रहते, ठीक है, और उसको हर स्टेप पे गाइड करते हैं और वो गाइडेंस देते हैं जो कि उसके लिए फ़ायदेमंद होती है। इनफैक्ट कि मैं थोड़ा सा प्रोसीजर इसका बता देता हूँ आपकी पॉडकास्ट के अंदर। ट्रेडमार्क का ना एक पूरा 1.5-2 साल का प्रोसीजर है। अच्छा, ये स्कैमिंग भी आजकल बड़ी चल रही है, ठीक है। ओ जी, आप बस एक बार में 15,000 रुपये दे दें और वो ट्रेडमार्क आपका रजिस्टर हो, एक हफ्ते में रजिस्टर हो गया। ये तो बहुत सारे ऐड भी चल रहे हैं, 1000 1500 में ये कर रहे हैं वो सही वो है। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ये सारी चीजें जो है पान की कैबिनों पे भी मुझे लग रहा है हो जाएंगी। तो ये इसके बारे में भी चलो बता रहे हैं, थोड़ा डिटेल बताएं। हाँ, कि लोग बहुत बेवकूफ बन रहे हैं। ठीक है। अब वो हमारे पास लोग आते हैं, हम उनको पर बिठा के समझाते हैं, भाई ये एक दफ़ा में कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर हो ही नहीं सकता। पूरी दुनिया का एक प्रोसीजर है ट्रेडमार्क का, पूरी दुनिया का सेम प्रोसीजर है कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन जो है वो 1.25 से 1.5 साल के अंदर हो। हाँ। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जी इसकी सर्च होगी, जो भी जैसे जिम्मी का नाम है, ये सर्च हो। अच्छा, आप ढूंढेंगे कि पहले से कहीं है तो नहीं? ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट के अंदर सर्च होता है कि किसी और ने तो रजिस्टर नहीं कराया, ठीक है। अगर वो ये होता है कि नहीं भाई किसी और ने रजिस्टर नहीं कराया हुआ, तो हम ग्रीन सिग्नल देते हैं अपने क्लाइंट को कि यार ये किसी और ने रजिस्टर नहीं कराया हुआ, आप इसको करवाएं, आप इसको एग्जीक्यूट करवाएं। अगर हमें मिलता है कि नहीं ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो फिर हम उस क्लाइंट को वहीं पर ही रेड लाइट दे देते हैं। लेकिन क्लाइंट अगर ये कहता है कि नहीं यार आप ये करवाएं, मेरी इतनी मेहनत हो गई है, आई वॉन्ट टू टेक अ चांस, तो फिर क्लाइंट की मर्जी है, वो चांस ले, क्या कर सकते। अच्छा, हमारे यहाँ पे एक नया रिवाज स्टार्ट हुआ है, कोई भी ब्रांड आया आप उसकी फटाक कॉपी मारो जेरॉक्स कॉपी की तरह और फटाफट जो है ना बिजनेस कॉपी और चल भाई कल से काम ठीक है। अब उसकी जैसे आप बता रहे थे कि 1500 में ट्रेडमार्क रजिस्टर टैक्सेशन ये सब आ गया मार्केट के अंदर, नुकसान आवाम का ही हो रहा है, ठीक है। अब ये सिस्टम का मसला है या जो बिजनेस ओनर होता है उसका मसला है? दूसरा, इसी के साथ में दो चीज़ें और आपसे पूछना चाहूँगा। ट्रेडमार्क जो है आसान अल्फाजों में इन्वेस्टमेंट है या फिर जो है वो बिला वजह की खर्चा है क्योंकि कराए नहीं कराए? और तीसरा ये है कि अगर ये जो ट्रेडमार्क नहीं कराते तो इनकी जो बिजनेस वैल्यू होती है क्या उस पर कोई इफेक्ट पड़ता? तो मैं आपको इस बात का जवाब देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप चल देते हैं। सही ना, आपने 3 सवाल मुझसे पूछे, दूसरे सवाल को हम आपसे ले लेते कि भाई ट्रेडमार्क कराने के लिए आप गलत कसूरवार किसको समझ रहे हैं, बिजनेस ओनर को या सिस्टम को? मैं ये समझता हूँ कि 70% गलती इसमें बिजनेस ओनर की है, 30% गलती इसमें सिस्टम की, ठीक है। अब मैं आपको एक मिसाल है, मैं आपको बोलूँ जिम्मे भाई ट्रेडमार्क कराने हैं, आपके नाम का गवर्नमेंट का काम है, आप क्या बोलेंगे? खर्चा है, खर्चा है, पैसे ना देने पड़ जाए, कोई ताल्लुकात है या कैलकुलेटर तो नहीं चलाना पड़ेगा मुझे, ऐसा ही है, ठीक है। जबकि मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि ट्रेडमार्क का पूरी दुनिया में एक प्रोसीजर, एक ही प्रोसीजर, पूरी दुनिया में एक ही तरीके से काम होता है। इस चीज की अवेयरनेस बिजनेसमैन को है ही नहीं, ठीक है। और ट्रेडमार्क उसकी प्रॉपर्टी है, जैसे घर एक प्रॉपर्टी है, गाड़ी एक प्रॉपर्टी है। तो भाई तुम घर और गाड़ी भी तो कारोबार से बनाते हो ना, तो कारोबार भी तो एक प्रॉपर्टी है, तो मैंने उसका नाम भी तो एक प्रॉपर्टी है। बिल्कुल, बर्थ सर्टिफिकेट है। एग्जैक्टली। अब देखिए मैं आपको एक मिसाल दूं, पेप्सी जो पाकिस्तान में मतलब वर्ल्ड वाइड जो पेप्सी का सिर्फ नाम है, आपको अंदाजा सिर्फ इस नाम की किस्म वैल्यू? बिल्कुल, नाम की वैल्यू होगी मोर और लेस 9 अरब डॉलर सिर्फ नाम की वैल्यू। ओ 9 अरब डॉलर।
मतलब ये चंद अल्फाज है, यही इसका इतना बड़ा एसेट है। अगर ये कल को किसी को सिर्फ पेप्सी बेच दे बिल्कुल। तो इतना बड़ा उसका वो है। फिर जो उसकी फैक्ट्रीज हैं, मार्केट का जैसे वो सब अलग उसमें चला जाए। मैकडोनल्ड 1998 में पाकिस्तान में लॉन्च हुआ था, ठीक है, हाँ। लेकिन ट्रेडमार्क राइट्स मैकडोनल्ड ने पाकिस्तान के लिए 1952 से लिए हुए थे, ना आप थे इस दुनिया में ना मैं था। हो। इतनी क्रूशल चीज है। सही, उसके बाद हम बोलते हैं नहीं गोरा तो हमसे आगे जा रहे हैं। ओ भाई, गोरा किताबें पढ़ रहा है, आप भी तो पढ़े ना। हम किताबें आपको सिखा रहे हैं, तब भी जो है वो आप नहीं सीख रहे। तो बिजनेसमैन इसको इम्पोर्टेंस नहीं देता, जबकि ये इतनी पावरफुल चीज, ठीक है। और ये उसकी प्रॉपर्टी बनती है। कल को अगर आप बिजनेस डेवलप करते हैं, आपकी नस्ल दूसरी नस्ल में ट्रांसफर होता है, आप फ्रेंचाइज सिस्टम खोल सकते हैं। हाँ, ठीक है, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, हर जगह तो आप नहीं मौजूद होंगे ना। आप बोलेंगे यार मैं फ्रेंचाइज सिस्टम कर दूँ, तब भी तो आपको ट्रेडमार्क ही चाहिए। मैंने देखा है अक्सर लोगों को कि वो ट्रेडमार्क के पीछे तब भागते हैं जब उनका ब्रांड ऑलरेडी कॉपी हो गया होता तो अकल तब आती है। है। हाँ, तो उस सूरत में क्या होता है, मतलब अब हो गया, कॉपी हो गई है, लेकिन है एक्चुअल में आप मीरठ का जैसा आप बता रहे हैं हो गया वो कॉपी, लेकिन दुनिया जानती है वो कितना पुराना है, या ऐसे ही स्टारबक्स कितना पुराना है, या कोई भी, तो ये ब्रांड कॉपी हो गया आपका मेरे। सर, अब अल्टीमेटली होता ये है कि बात वही है कि सबसे पहले जाके ट्रेडमार्क में सर्च करना होता है कि यार जिसने कॉपी किया उसने तो अप्लाई नहीं कर दिया पहले, क्योंकि जो ट्रेडमार्क में पहले अप्लाई कर देगा वो ले जाए। ओके। ठीक है। अब अगर उसने अप्लाई नहीं किया तो आप फौरी तौर पे बगैर वक्त ज़ाया करे फौरी तौर पे अप्लाई करें, भले से वो आपके पीछे आ जाए। रजिस्ट्रार के सामने जब केस जाएगा वो सारे फैक्ट्स दे, लेकिन पहले रजिस्ट्रार के सामने केस तो जाए, हमें पता तो चले कि ये कॉपी होगी। कोई बंदा है जिसका बिजनेस है, वो तरक्की पे है, चाहे पढ़ा लिखा है चाहे नहीं है, नॉर्मल बंदा आपके पास आता है, तो आप लोग किस तरीके से, मतलब आपकी पूरी टीम है होगी, कोर्ट सारी चीज़ें, तो अल्लाह ना करे ये जो मामला हम डिस्कस कर रहे हैं किसी के साथ भी, उससे आपकी कंपनी जो कैडर मैनेजमेंट ये सारे सॉल्यूशंस लेके बैठी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह कैडर मैनेजमेंट सारे सोल्यूशन लेके बैठी हुई है विद वेरी अफोर्डेबल प्राइस। अच्छा। हाँ, जो काम मार्केट के अंदर समझ लें 10 रुपए का हो रहा है, कैडर मैनेजमेंट वो आपको 7 रुपए में कर सकते। 7 रुपये में करके आप दे रहे हो। मुझे बताइए ये वाली जो टेंशन है आजकल है यार, ये ले आओ वो ले आओ, ये पहुँचाओ, ये चीज़ ये पहुँचाओ, ये मुझे पर्सनली बहुत, मतलब वो आप देखो एक बंदा बिजी है, बिजनेस में मीटिंग में बैठा है, कहीं पे बैठा है, अब वो उसका बंदा फ़ोन करके बोलेगा यार ये अभी दे दो, वो अभी दे दो, ये दे दो, तो ये मतलब इन चीज़ों के लिए भी कोई आपने कोई सिस्टम बनाया हुआ है? सर व्हाट्सएप पे ऑनलाइन कर दें, ऑनलाइन कर, बंदा भी आके ले जाता है, बंदा भी आके लेके, टेंशन फ्री हो गया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो व्यूअर्स देख रहे हैं मैं उनके फ़ायदे की बातें। हैसल फ्री सर्विस मिलेगी इंशाल्लाह। पीस ऐप बेसिकली है क्या, इसकी ज़रूरत क्या है? ये वर्ड ही मतलब बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, मेरे लिए भी नहीं हुआ है, ये क्या चीज़? जिनमें पीसैप की एब्रीविएशन है पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड। पिछले चंद सालों में आपने बड़ा ये सुना है कि भाई आईटी का काम बड़ा बूम हो रहा है, आईटी इंडस्ट्री बहुत बूम हुई है। यूएस से काम आ रहा है, बिल्कुल। और हर घर में फ्रीलांसर बच्चे बड़े काम कर रहे हैं, फाइबर, मोहल्ले मोहल्ले में कॉल सेंटर इतने आम होते जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक रेगुलेटरी बॉडी बना दी है पीसैप के नाम, ठीक है, कि आप यहाँ पर आके रजिस्टर हो जाएं पीसैप के अंदर। तो पीसैप आपको ये सर्टिफाई कर देता है कि भाई इस बंदे की इनकम बाहर से आ रही है, ये लोकल इनकम नहीं, ठीक है। अच्छा, इसका कानून ये है पीसैप का, पीसैप से पहले अगर कोई बंदा बाहर से इनकम कमा रहा है तो उसके ऊपर टैक्स लेगा 1%, लेकिन पीसैप में रजिस्टर वो हो जाएगा, पीसैप में रजिस्टर होने के बाद उसके ऊपर टैक्स रेट लगेगा 0.25 का, मतलब एक 75% अपना बचा लेगा, 75% को 75% डिस्काउंट रेट उसको जो है वो ऑफर हो जाएगी। अच्छा, एक और भी बड़ा एक मिसकॉन्सेप्ट है इसको लेके पीसैप को, लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट वाले के लिए। अगला सवाल मैं यही करने वाला था, क्या ये सिर्फ सॉफ्टवेयर हाउस वालों के लिए ये स्पेसिफिकली, या बाकी ओवरऑल जो बिजनेस लेके बैठे हुए हैं उनके भी इसने काम आना है? जिनमें किसी भी किस्म की सर्विस एक्सपोर्ट हो रही हो, कोई भी, वो अकाउंटेंसी सर्विस हो, वो आर्किटेक्चरल का सर्विसेज हो, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, पान की दुकान हो, काम आएगा? सर पान की दुकान कैसे सर्विस एक्सपोर्ट कर सकती है? पान बना के दे रहा है, वो तो प्रोडक्ट हो जाएगा ना। अच्छा तो अच्छा। तो जो भी सर्विस एक्सपोर्ट हो रही है वो आगे पीसैप में रजिस्टर हो सकता है और ये टैक्स बेनिफिट ले सकता है।
अच्छा, आपने एक और सवाल भी मुझसे किया कि कॉल सेंटर्स खुल रहे हैं जगह पर। बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसमें एक बड़ी क्रूशल चीज़ है, लोग कॉल सेंटर्स खोल लेते हैं, ठीक है, और अपनी आईपी को वाइट नहीं कराते, जिसको फिर वो आपने एक लफ्ज़ सुना होगा, डब्बा। सही सुना है ना, डब्बे के पैसे, डब्बे के पैसे, स्कैमिंग बेसिकली जिसको हम कहते हैं। तो वो अगर आप कोई कॉल सेंटर चला रहे हैं और आपने अपनी कॉलिंग की आईपी वाइट नहीं कराई, तो वो स्कैमिंग में चला जाएगा, वो डब्बे का पैसा होगा। पीसैप करता क्या है कि कॉल सेंटर्स की आईपी को वाइट लिस्ट कर देते, जिससे आप लीगली कॉल कर सकते हैं आउट ऑफ द पाकिस्तान, ठीक है। तो आप फिर डब्बे से बाहर आ जाते हैं और आपकी लीगल इनकम आना शुरू हो। अच्छा, पीस ऐप के कोई नुकसानात है या नहीं है? दूसरा मुझे ये बताया कि इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो मतलब कंपलसरी है या ये ऑप्शनल है? ये रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। और नुकसान ये है कि गवर्नमेंट को नुकसान है कि वो आपसे जितना पैसा लेती है उसका जो है 75%। ऐसा नुकसान गवर्नमेंट ने। मुझे ये बताया, आपका कितना अरसा हो गया इस फील्ड के अंदर आपको काम करते हुए? जिम्मी, मुझे ये काम करते हुए मोर और लेस 8 साल हो। इन 8 सालों के अरसे में आपने इतना काम किया, 8 साल से ज़्यादा ही हो गया होगा आपको भी। तो मुझे ये बताएं कि कितने लोगों को आप मतलब एक आसान अल्फाजों में, ये जो नोटिस आता है टैक्स वाला, ये किन लोगों को ज़्यादा आता है ये बता। 2000 वाले में 2000 वालों को मतलब ये है कि जो बैठ के 2-2 हज़ार की फाइलिंग कराते हैं ना। अच्छा, मतलब ये जो 1500 2-2000 रुपए में ये जो टैक्सेशन वाले मामलात हो रहे हैं कि फेसबुक पे ऐड चल रहे हैं कि 1500 2000 में अपना टैक्स फाइल करा लें, वो उस वक्त तो वो उनका काम करके यूँ 2000 रुपये ले लेते हैं, लेकिन बाद में वो जो बंदा है वो फिर वो लंबे सीन में जाता है। ऐसे ही है, मैं आपको इसको थोड़ा एलिब्रेट कर देता इस चीज़। अभी आपने सुना होगा, या मैं अगर किसी ने सुना नहीं है तो मैं आपकी पॉडकास्ट के तवज्जुह से बता देता हूँ लोगों को। आपके बैंक अकाउंट में जितना क्रेडिट हो रहा है ना, जी। ये एफबीआर को पता है, ऑटोमेटेड सिस्टम आ चुका है। बहुत सारे लोगों को मैसेजेस गए हैं कि आपके बैंक अकाउंट में फलाने महीने में हमें पता है कि इतने पैसे आए हैं। आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, एफबीआर की तरफ से आपको मैसेज आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बाय, कि आपने प्रॉपर्टी ली है और इतने वर्ष की है। पूरा सिस्टम चल रहा है। कुछ भी आप गाड़ी ले रहे हैं, गाड़ी के लिए मैसेज आ रहा है, बिल्कुल कनेक्ट हो गया सिस्टम, सही है। आपस में ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हो गई हैं। अब जब एफबीआर को एक चीज़ पता है कि भाई जिम्मी साहब के पास ये गाड़ी भी है, जिम्मी साहब ने ये घर भी खरीदा हुआ है, जिम्मी साहब ने के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए भी आ गए, अल्लाह करे आज, ठीक है। तो अब जिम्मी साहब जब अपना रिटर्न फाइल करते हैं, जिम्मी भाई बोल रहे हैं यार मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो 3 लाख रुपए साल पे काम कर रहा हूँ, तो सर नोटिस नहीं आएगा तो क्या हो। समझ गया मैं। मतलब सस्ते, महंगा रो लो एक दफ़ा, रो लो, सस्ता रोते रहो। वालस करें तो 1500 2000 वाले से मतलब एहतियात करें। कैडर मैनेजमेंट, मुझे आप अंदाज़ा हो रहा है आपकी बातों से, तो मैं खुद भी अपनी टैक्स फाइलिंग इसलिए कराऊंगा। अच्छा अहमद साहब, आपने मुझे ये तो बता दिया कि नोटिस किन को सबसे ज़्यादा आता है, मतलब जो सस्ते के पीछे भागते हैं ना उनका प्रोग्राम जल्दी बढ़ जाता है और जो है ना, अगर किसी का प्रोग्राम बढ़ गया फिर वो बेचारे को क्या करना है मुझे बताएं। फिर अहमद साहब फोन उठाएंगे? हाँ, बिल्कुल उठाएंगे। फिर वो क्या करेंगे आप मुझे बताएं? अगर मैं हो गया, मुझे नोटिस आ गया एफबीआर का, फिर क्या हो? देखें, मैं आपको बताऊं, एफबीआर का नोटिस आ गया, सबसे पहले तो हम केस स्टडी करेंगे ना कि नोटिस में है क्या, क्योंकि मैं एफबीआर भी हर दफ़ा सही नोटिस नहीं भेजता। तो मतलब आप कह रहे हैं एफबीआर से भी एरर्स हो जाते हैं? सर बड़ा ज़्यादा चल रहा है कहीं ना कहीं, आप कह रहे हैं एफबीआर भी गलतियां कर। वो ये तहाशा गलतियां करते हैं। मेरे पास ऑन रिकॉर्ड स्टेट्स मौजूद हैं, मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ आपकी पॉडकास्ट में। पिछले साल में एफबीआर के खिलाफ जो कंप्लेंट्स हुई हैं वो गालिबन अप्रैल के महीने में सबसे ज़्यादा थी, जो कि 10,000 पे पहुंची। एफबीआर के अगेंस्ट कंप्लेन के बाद कि हमें ये गलत नोटिस आया है, हमें ये गलत नोटिस आया है। और जब उनका फैसला आया तो 70% रिजल्ट टैक्स पेयर के हक में थे। हो मतलब ये है कि अगर किसी को नोटिस भी आता है तो उसके लिए भी एक काबिल बंदे के हाथ में वो नोटिस होना चाहिए ताकि वो प्रॉपर देख सके कि कहाँ पर मस। एग्जैक्टली ऐसे ही है। अब हमारे पास आते हैं, और जी वो गफार भाई जो है वो कर देते हैं, वो कोई मसला ही नहीं है यार, वो तो कुछ लेते ही नहीं है, सिर्फ बस वो
चाय ला दो उनको, कर दे, चाय ब्रो कर दे। बस इसके बाद फिर आप जाके उनके दफ्तरों में एफबीआर के चाय पीते रहे। मैंने मतलब ऐसा एक दो सुना है, मुझे नहीं पता इसमें कितनी सजागत है। फाइलिंग के बावजूद भी, मेरी फाइलिंग हुई है, मैंने सारा टैक्स भरा हुआ है, फिर भी नोटिस है, ये क्या मसला है? फाइलिंग के बाद ही नोटिस। अच्छा, यानी तो वो नोटिस क्या होता है, मतलब वो धमकी होती है, बता रहे होते हैं कि भाई ठीक है आपका काम हो गया? नहीं, डिपेंड करता है नोटिस दिया क्या है एफबीआई ने, ठीक है। अब जैसा मैं पिछली बार की अपनी बात को रिपीट कर लेता हूँ कि भाई एफबीआई को हर चीज़ पता है, सारी चीज़ें, ठीक है। अब उसमें से कोई चीज़ ऐसी है जो कि कमिश्नर जो आपका एनालाइज कर रहा है रिटर्न, उसको समझ नहीं आ रही, हाँ। तो वो आपको नोटिस देके पूछ सकते कि भाई आप ये चीज़ हमें ला कर दिखाएं, ठीक है। इस वजह से भी नोटिस आते हैं। अच्छा, दूसरी क्या वजह होती है, अगर आपने फाइलिंग नहीं भी करी हुई तब भी आपको नोटिस आ गया, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं यार हमें तो कभी नोटिस रिसीव ही नहीं हुआ। एफबीआर के कानून में बहुत खुला खुला ये रखा हुआ है कि ऑनलाइन नोटिस सर्व हो गया, इसका मतलब आपको नोटिस मिल गया, ठीक है। आप कभी भी एफबीआर में एनरोल नहीं हो, कभी भी ना करें, लेकिन आपने पैसे बैंक में रखे हुए सेविंग अकाउंट, बैंक आपका टैक्स काट के जमा करा, एफबीआर फोर्सफुली आपका एनटीएन बनाएगा और उसके ऊपर नोटिस कर दे कि भाई आपके पास ये इनकम है, मुझे बताएं ये इनकम आपके पास आई कहाँ से, ये हक तो है ना, ठीक है। तो इसमें भी बहुत हद तक गलती लोगों की भी होती है, सही है। और अगर लोगों की गलती नहीं होती तो एफबीआर की जो गलतियां होती हैं वो मैंने आपको बता दिया कि हम पकड़, फिर हम नहीं छोड़। समझ गया मैं, मतलब आप जो है वो दोनों तरफ से खेल लेते हैं, पिच के उस तरफ से भी इस तरफ से, ऑल राउंड। चले अच्छी बात है, माशाल्लाह आपकी कंपनी इतना काम करे कैडर में। अच्छा मुझे बताया, बीच में बड़ा एफबीआर का ना ट्रेंड चल कि भाई आप जो है वो आपकी सिम बंद कर देंगे, टैक्स इतना लगा रहे हैं हर चीज़ के अंदर टैक्स, दूसरी शादी करेंगे उस पर भी टैक्स, दूसरा बच्चा करेंगे उस पर भी टैक्स, ऐसा सच है ये सीन चल रहे थे? और अगर क्या वाकई सिम में बंद करने वाला मामला है या नहीं है? सिम्स बिल्कुल बंद हुई, तकरीबन 7 लाख के करीब सिम बंद हुई। वो हुई है? हुई, बिल्कुल नहीं। अच्छा, पिछले साल ये पहला फेज था कि 7 लाख के करीब सिम बंद करी हैं कि आपने जनाब अपना रिटर्न फाइल नहीं किया इसलिए हम आपकी सिम बंद कर रहे हैं। सिम किन लोगों की बंद हुई? प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन करनी है, अब नॉन फाइलर को टैक्स ज़्यादा हिट होगा, रिटर्न फाइल किया, उसके बाद छोड़ दिया, ट्रांजैक्शन हो गई, टैक्स कम कट गया, बैंक में टैक्स नहीं कटा तब भैया, उसके बाद रिटर्न छोड़ भाई क्यों छोड़ दिया? ऐसे लोगों की सिम बंद हुई है जिनके नाम पे कभी ना कभी टैक्स रिपोर्ट हुआ है और उन्होंने फिर अपना रिटर्न फाइल नहीं किया, ऐसे लोगों की इन्होंने सिम बंद, ठीक है। ये पहला केस था। अब जो दूसरा फेस है इसमें ये लोग बिजली का कनेक्शन भी काट सकते हैं, आपके नाम पे जो प्रॉपर्टी है उसको भी अटैच कर सकते हैं अपने पास, ठीक है। आपके बैंक अकाउंट भी बंद कर सकते हैं, एफबीआई के पास फ्रीज कर सकते हैं? सर बिल्कुल फ्रीज कर सकते हैं। एफबीआई के पास इतनी पावर है कि अगर वो आपके ऊपर टैक्स इम्प्लीमेंट कर दे और आप उसका टैक्स ना भरें, उसके नोटिस का भी जवाब ना दें, वो आपके अकाउंट भी बंद कर देंगे और आपके अकाउंट में जो पैसे होंगे उसको भी पे ऑर्डर बना के वो ले। मतलब इतना ज़्यादा ज़रूरी है ये जो है टैक्सेशन वाले मामला? दिन ब दिन सख्ती हो चीज़, दिन ब दिन। डिजिटल फाइलिंग जो है वो सिस्टम है, ये टैक्स पेयर के लिए आसानी है या ये कॉम्प्लिकेटेड है? मतलब आपको क्या लगता है आपकी फील्ड के अंदर कि ये आसानी पैदा कर रहा है या ये थोड़ा मुश्किल लगता है? ये बहुत बड़ी आसानी है, हर चीज़ ऑनलाइन की तरफ जा रही है तो ये बहुत बड़ी आसानी है। वो एक अलग बात है कि डिजिटलाइजेशन कैसी हुई है, सिस्टम क्या लगा है, वो एक अलग बात। अच्छा, ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ी आसानी है, लोगों को अवेयरनेस अब काफ़ी हद तक आ रही है, ठीक है। और आसानी है, पहले होता क्या था, मैनुअल खाते चलते थे, एफबीआर की वहाँ पे जाते थे, ऑफिस जाते थे, वो ठप्पा लगाते थे, हाँ फिर वो देते थे अच्छा जी आपका रिटर्न जमा हो गया। अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बैठे बैठे जो है वो आपका घर खुद काम हो जाता। समझ गया। अच्छा, इसी तरह एक और दूसरी चीज़ है सेल्स टैक्स की, हाँ, डिजिटल इनवॉइसिंग, ठीक है। वो एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, लेकिन इस पॉडकास्ट में मैं क्योंकि इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ तो मैं उसकी बात ज़्यादा कवर नहीं करूँगा, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो रहते हैं इनकम टैक्स में ही है, सेल्स टैक्स में हर कोई फॉलो होता है। अच्छा, ये एक टर्म है एसमीस, ये क्या है? और ये जो है वो इस स्मॉल बिजनेस के लिए हवाले से मुझे इसको थोड़ा सा बताएं कि क्या है ये, क्या चीज़, कैसे काम कर? देखिए, एसएमईज जो हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, वो बिजनेसेस जो कॉरपोरेट्स पे नहीं गए, छोटे मोटे बिजनेस हैं आपकी तरह के, हमारी तरह के,
आपका तो मेरा बिजनेस बड़ा लग रहा है, छोटा नहीं। नहीं नहीं सर, सिर्फ बातें बड़ी बड़ी नहीं, आपके क्लाइंट्स जो मैंने देखे हैं माशाल्लाह, वो बड़े बड़े टाइकून्स आपके क्लाइंट। वो आ जाते हैं कोई ये बात, वैसे हमारा काम को इतना बड़ा है। अच्छा ठीक है। अच्छा, तो ये एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, जो टाइकून्स हैं, ठीक है, जो बड़ी कॉर्पोरेट्स काम करनी कर रही है, लेकिन जो एक छोटे लेवल के ऊपर बिजनेसमैन काम कर रहा है, वो एक बहुत बड़ा इकोनॉमी को सपोर्ट करता है बंदा। ठीक है, तो उसकी फैसिलिटेशन के लिए अभी बहुत बड़ा रोल बाकी है, क्योंकि उसको अवेयरनेस नहीं होती। मामला कॉम्प्लिकेटेड है रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, कुछ मामला कॉम्प्लिकेटेड है। अब होता क्या, टैक्स भी तो हमारा एक तरह का नहीं है ना। फेडरल का टैक्स अलग है, प्रोवेंशन टैक्स अलग है। वो बेचारा कोई दुकान खोल के बैठा हुआ है, उसके पास स्टेट लाइसेंस वाला भी आएगा। अगर कोई उसका रेस्टोरेंट है तो फूड लाइसेंस वाला भी उसके पास आ जाएगा। अल्लाह का शुक्र है सिंध गवर्नमेंट ने प्रोफेशनल टैक्स खत्म कर दिया, वरना पूरे पाकिस्तान में और सूबों में प्रोफेशनल टैक्स वाला भी आएगा। और बोलेगा भाई मैं कितने टैक्स भरूँ, मैं फ़ायदा रोज और सही ऑलरेडी। ठीक है ना, रोड टैक्स एक्साइज का भी हम भरते हैं। तो लोगों को ये सेगमेंटाइजेशन बताना बड़ी ज़रूरी। कॉर्पोरेट जो होते हैं उनके पास हम जैसे पूरे लॉयर्स होते हैं पैनल पे, एक भी नहीं होता, 10-10 बैठे हुए, वो सब जानते हैं। लेकिन छोटा बिजनेसमैन के पास तो इतना छोटा सेठ जो है वो बेसिकली पर कहाँ जाए, नादान है वो भी। तो उसके लिए वो हम बैठे। तो उनके लिए बिल्कुल बिल्कुल, ये जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है, वो भर भर के टैक्स देते हैं। उनकी प्रोडक्ट पे भी सेल, उनकी इनकम टैक्स भी प्रॉपर, उनकी फाइलिंग हो रही है सारी, और उनकी कंपनी भी बड़ी टाइट चल रही है भाई। प्रॉफिट कैसे बना रहे हैं इतना, एक आम आदमी है वो तो बोलता है, वो तो 100 रुपये में से अगर 5 रुपये हमारे बिजली के बिल में लगकर आ जाते हैं, टेंशन हो जाती है आम आदमी को, यार तो मेरे इतने पैसे जा रहे हैं। इनके तो इतने सारे टैक्स जा रहे होते हैं, और उनकी इनकम भी ज़्यादा है, उसके ऊपर ज़्यादा लग रहा होता है, इनके घर के बिजली के बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं, उसमें भी लग रहा है। ये कैसे बना रहे हैं पैसा? जिनकी सिस्टम के लूप होल्स यूज कर रहे हैं, सिस्टम में लोग हैं, बेतहाशा लूप्स। ठीक तो वो बेनिफिट है या आपके लिए मौके हैं? सर, ये बेनिफिट्स हैं, ये तो आपके बिजनेस, छोटे बिजनेसमैन को ये पता नहीं होता, बड़े बिजनेसमैन इसका फायदा उठा लेते हैं। अच्छा, मैं इसका आपको एक मिसाल दूं। एक बड़ा अंगोरे का नाम था इलॉन मस्क। इलॉन टेस्ला वाला, ठीक है। कोई 14-15 कंपनीज हैं उसकी, सारी चीजें रही होंगी, ठीक है। आपको पता है वो कितनी सैलरी लेता है? को सैलरी की क्या जरूरत है मतलब? यार यही तो बात। अच्छा, सैलरी लेता है वो सैलरी लेता है, और कितनी सैलरी लेता है पता है आपको? नहीं। $1। अब आप सोच रहे होंगे यार ये कमाता कहाँ से, ये घर कहाँ से चला रहा है? ठीक है, एक कॉमन सेंस का आप देखिए, जब टेस्ला उसने लॉन्च करने का सोचा ना, ठीक है, ये पूरी वर्किंग ऑन पेपर्स मौजूद है, ठीक है। जब उसने टेस्ला लॉन्च करने का सोचा, उसने शेयर होल्डर्स बुलाए, जाहिर सी बात है उसके पास अकेले तो इतने पैसे नहीं थे, उसके पास और भी इन्वेस्टर्स थे। उसने एक शर्त रखी कि भाई मुझे सैलरी नहीं चाहिए, छोड़ दो सैलरी, हाँ ठीक है, मुझे जितना भी ये पूरी फैक्ट्री लग रही है, ये सारी चीज़ें हैं, मुझे इसमें 15% शेयर देते। उन्होंने बोला ठीक है जी, आप काम कर रहे हैं, आप बिल्कुल AI लगाएंगे आप गाड़ी में, आप 15% शेयर आप रखें, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे उस कंपनी की नेटवर्थ थी $10 अरब की, सही है। तो वो कितने परसेंट का शेयर हो गया? तकरीबन $150 करोड़ का। अब वो एक बंदा जा रहा है 150 करोड़ लेके बैंक के अंदर, और बैंक वालों को बोलता है भाई ये पैसे रखो और मुझे लोन चाहिए। बैंक मना करेगा? नहीं, बैंक के लिए तो आप एक बहुत बड़े कोई प्लेयर हो, प्लेयर आया है लोन लेने के लिए, नहीं, वो तो वैसे ही ट्रीट करेगा। लोन पर टैक्स होता नहीं। अच्छा, यानी मतलब अहमद साहब, बस मैं ये उन लोगों को बता दूँ कि जिनके जो है बड़े मामला है, अहमद साहब आपके लिए बड़े काम के बंदे हैं। ठीक, बहुत सारी चीज़ें इधर कैमरे आगे बताएंगे वो, लेकिन बहुत सारे आप लोगों के मामला हल कर सकते हैं। मुझे आइडिया हो रहा है आपकी बातों से, जो आप एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। 100 रुपये अगर मैं कमा रहा हूँ तो 45 रुपये मैं गवर्नमेंट को देता हूँ। एग्जैक्टली, एक लिमिट के बाद बिजनेसमैन 45% टैक्स भरता है, ठीक है, इनकम टैक्स। अच्छा, ड्यूरिंग दिस टेन्योर वो सेल्स टैक्स अगर रजिस्टर्ड है वो अलग भर देगा, क्योंकि जो 45% सेल्स टैक्स भरेगा वो विद होल्डिंग एजेंट भी होगा, कि सैलरीज पे ऊपर टैक्स जमा कराएगा, सारे सेल्स टैक्स अलग भराएगा, ठीक है, 45%। अच्छा, एक और कंपनी कहलाती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी,
वही बिजनेसमैन अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल लेता है तो वो 45% रिड्यूस हो गए 29% पे आ जाता अच्छा, है। ठीक है, और अगर इनकम टैक्स खत्म करना हो तो उसका तरीका बताऊं। मतलब टैक्स ही नहीं देना, टैक्स ही ये फॉर्मूला भी है आपके पास कि बंदे को मतलब जितना भी कमा रहा है टैक्स नहीं देना, टैक्स ही नहीं देना। ऐसा कोई फॉर्मूला है? सर मैं आपको बता रहा हूं, दुबई के अंदर इनकम टैक्स का रूल नहीं है। नहीं, पता है आपको ये बात? हाँ पर बहुत सारे नाज़रीन टैक्स को- फ्री है। ठीक है, अब अगर कोई कंपनी जिम्मी दुबई में खोलता है हाँ, और वही कंपनी अपनी कोई ब्रांच या अपना ब्रांड कराची में लॉन्च करती है ठीक है, और यहाँ से पे सेल्स करके प्रॉपर डिक्लेरेशन दे कि भाई मैंने इतनी सेल्स करी है, इतनी इनकम करी है, इतने खर्चे करे हैं, और अब ये पैसा जो है वो क्योंकि ये पेरेंट कंपनीज की दुबई में है तो ये इतना जो एग्रीमेंट है ये हमने उनको देना है, वो पैसा बैंक से वहाँ चला जाए। ठीक है, मुर्गी वहाँ पाते अंडे यहाँ खाएं। अंडे यहाँ खाएं। ठीक है, तो आप मुझे ये बात बताएं कि यहाँ से इनकम भी हुई, पैसा भी जो है वो वहाँ पर गया, बैंक में वाइट भी हुआ, इनकम टैक्स कहाँ आया? ये वो चीज़ें हैं टैक्स के लूप होल्स जिसमें एक बड़ा दिमाग इन्वॉल्व होता है, और यही सिस्टम बड़ा काम की चीज़ आपने बताई है, बड़ी काम की चीज़ बताई है। तो आप भी अपनी कंपनी में लग रहा है और खोल रहा है। सर मैं तो गरीब आ जाए तो आप टैक्सेशन के मामला हल कर रहे हैं, आप खुद भी तो टैक्स देते होंगे। बिल्कुल देते हैं, अपना टैक्स भी बचाएं, दुबई को शिफ्ट क्यों नहीं हो रहे? सर पाकिस्तान में लोगों की हेल्प कर रही है। चले, बहुत अच्छी बात है। चलो दोस्तों, ये हमारी जो है वो ज़बरदस्त सी एक पॉडकास्ट थी, और बाकी पॉडकास्ट हैं जितनी भी आप देखते हैं, इंटरटेनमेंट तो आपको मिलता ही होगा, लेकिन कुछ पॉडकास्ट ऐसी भी होती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं और ये लाइफ लॉन्ग फ़ायदे होते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट है जो है आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। अहमद हसन, फाउंडर कैडरे मैनेजमेंट, हमारे साथ थे। इनका एक बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, इन्होंने खुद जो है पहले ये चीज़ें जो है अच्छी तरीके से स्टडी करी हैं, पार्टनरशिप में काम किया, फिर उन्होंने अपनी बिज़नेस लॉन्च किया। वो बिज़नेस आज बहुत अच्छे तरीके से जो है ये ऑपरेट कर रहे हैं। इनके बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, जो बहुत बड़े टाइकून्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, बट माशाल्लाह से बड़े से बड़ा इनका काम है, और छोटे से छोटे इनके क्लाइंट भी है, सबको बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। और इनके साथ जो बेनिफिट्स हैं ना, वो मैं आपको बता देता हूँ, जो मुझे इनकी टीम से भी अंदाज़ा हुआ है जो यहाँ पे मौजूद है। एक तो ये कि ये आपकी प्रॉब्लम का जो है, क्योंकि आज के ज़माने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पैसे से भी ज़्यादा मेरे नज़दीक है टाइम। तो ये आपका टाइम बचाते हैं। सारी चीज़ें इन्होंने ऑनलाइन अपनी भी रखी हुई, अपनी सर्विसेज। इनके पास एक बड़ी टीम है, ये सिंगल पर्सन नहीं है। जो आमतौर पे जो एड्स आ रहे हैं आजकल, जो फ्रीलांसर्स हैं, वो घर से बैठ के लोग की टैक्स फाइलिंग कर रहे हैं 1500-2000 रुपये में। तो मुझे एक बात बताएं, अगर वो फ्रीलांसर आपके काम में कोई गड़बड़ कर देता है, आप उस आप पकड़ेंगे ना, उसका कोई ऑफिस है ना, उस वो दूसरों के ट्रेडमार्क कर रहा है, उसका अपना कोई ऑफिस, उसका कोई अपना कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है, उसका कोई अपनी कंपनी का नाम रजिस्टर्ड नहीं है, वो आपके लिए क्या हाल कर दे। तो मेरा ये आप लोग से जो है सजेशन है कि ऑथेंटिक हमेशा कोई भी चीज़ आप करें, किसी ऑथेंटिक किसी एक्सपीरियंस बंदे से आप जो है वो एक्सपीरियंस कंपनी जिसके कार्डर मैनेजमेंट है, इनसे काम करवाएं। बहुत अच्छे तरीके से जो है ये चीज़ें कर रहे हैं। इनकी एक और चीज़ मुझे अच्छी लगी है, इनके ऑफिस के अंदर जो है ना बहुत सारी फीमेल्स स्टाफ है। अब उनका सिर्फ काम क्या है, जो हमारी माएँ बहनें जो जिनके घरों में इतनी फैसिलिटी नहीं है, कोई मतलब मर्द 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 हजरात इतने नहीं है कि वो जाएँ उनको लेकर, या ये चीज़ें उनके मामलात करवाएँ, लीगल के मामलात हों, तो वो अपने घर से बैठे ही उनको फ़ोन करेंगी, और ये सारे मामलात जो है एक लेडीज़ दूसरी लेडीज़ से बात करके बहुत अच्छे तरीके से अपने मसले हल करवा सकती है। तो आपके घर के अंदर आपका कोई छोटा-सा कोई आप सिलाई कढ़ाई के काम क्यों ना कर रहे हो, लेकिन अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो, प्रॉपर बैंक के थ्रू करना चाह रहे हो, उसको रजिस्टर्ड कराना चाह रहे हो, अपना ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे हो, या आपका ब्रांड किसी ने कॉपी कर लिया, उसके हवाले से कोई काम, आपके टैक्स के मामलात है, आपने अपना कोई घर खरीदा हुआ है, कोई प्रॉपर्टी है, उसको आप डिक्लेयर करना चाह रहे हो, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, आप इनको फ़ोन करें, पहले इनको समझ लें, आप उनको इनका काम समझ में आ जाए, फिर इनसे करवा लें। मैं खुद पर्सनली जो है वो इनकी टीम से जो है वो काम करवा रहा हूँ, और बहुत सारे मेरे दोस्त भी करवा रहे हैं। तो अहमद साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। अच्छा सर एक और बात, अगर मैं कोई काम गलत करूँगा साथ से तो नहीं कटवाएंगे? बहुत-बहुत शुक्रिया। ये पॉडकास्ट जो है वो यहाँ पर हम एंड करते हैं, और इस दुआ के साथ कि हमारे मुल्क के अंदर जो हालात चल रहे हैं वो इंशाल्लाह बेहतर होंगे, और उनको बेहतर करने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा, ये हमें और आपको ही करना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि हमें पाबंद होना पड़ेगा हमारे लॉस के लिए, रूल्स के लिए,
लीगल तरीके से सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। शुरू में हो सकता है थोड़ी सी तकलीफ हो, बट एक वक्त आएगा, यही लीगल चीज़ें, यही पेपर्स आपको फ़ायदा देंगे। तो इनके फ़ायदे कैसे हैं, ये तो आपको पता है कि अहमद साहब ने बहुत सारे बताए। बहुत सारे आप खुद भी अहमद साहब से जब रब्ता करेंगे तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अपना एक नंबर वंबर बता दें कोई। बिल्कुल, स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा होगा 0332223732, ये ऐसे बनता है 0332 कैटरे 22। ये व्हाट्सएप हमारा नंबर है, मेन लाइट नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप भी ड्रॉप कर सकते हैं, इस पे लोग कॉल्स भी करते हैं, तो हम लोग हमारे वो भाई जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन उनके माँ बाप यहाँ पर हैं, प्रॉपर्टियाँ यहाँ पर हैं, वहाँ से बैठ के आप उनका काम कर देंगे। बिल्कुल कर देंगे। दुनिया में कहीं पर भी हों, मेरे कितने क्लाइंट्स हैं, मैं आज तक उनसे मिला ही नहीं। चलो बहुत अच्छी बात है, तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।